गुड मॉर्निंग गाइज। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें। इस टॉपिक के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सफेद आंखें किस भैंस की नस्ल है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नीली रावी। जो नीली रावी भैंस है इसकी आंखें सफेद होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी आंखों के चारों ओर जो घेरा पाया जाता है वो पाया जाता है सफेद रंग का, और वो होता है नीली रावी भैंस में। देखिए हम कह सकते हैं कि जो नीली रावी भैंस है इसका जो मेन रंग है वो तो होता है काला, लेकिन इसके शरीर के ऊपर कुछ स्थानों पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, जैसे कि इसके सिर पर सफ़ेद धब्बा पाया जाता है। तो जिसके कारण इसका जो दूसरा फैक्ट वाला क्वेश्चन बनता है कि किस नस्ल के ऊपर, भैंस की कौन सी नस्ल के ऊपर सिर के ऊपर टीका होता है, तो वो होता है हमारा नीली रावी के ऊपर, क्योंकि दूर से देखने पर जो ये इसका रंग काला है और बीच में सफ़ेद टीके के समान लगता है। और इसी प्रकार इसकी आंखें जिसके चारों ओर सफ़ेद घेरा होता है तो इसकी सफ़ेद आंखें हो जाती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक जो भेड़ें पाई जाती है वो पाई जाती है तेलंगाना में। उसके बाद फिर जो दूसरे नंबर पर है वो है हमारा आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर है हमारा कर्नाटक, और जो चौथे नंबर पर आता है हमारा वो आता है हमारा राजस्थान। तो देखिए राजस्थान का स्थान है चौथा भेड़ों के मामले में, पहला है तेलंगाना का, लेकिन फिर भी राजस्थान को कहा जाता है भेड़ों का घर। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना, स्थान है राजस्थान का चौथा, लेकिन भेड़ों का जो घर कहा जाता है वो कहा जाता है राजस्थान को। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट, रोमन नाक बकरी की किस नस्ल की पहचान है? रोमन नाक, तो देखिए इसमें बकरी की दो नस्लें हैं, एक तो हो जाएगी हमारी जमुनापरी और दूसरी बीटल। दोनों की दोनों ही भारतीय नस्ल की बकरी हैं, जमुनापरी और बीटल। रोमन नाक का मतलब हो गया इनकी जो नाक है वो तोते के आकार की होती है, यानी कि आगे से इस प्रकार से लंबी होती है और फिर इस प्रकार नीचे की तरफ ऐसे झुकी हुई होती है। तो जिसके कारण इन दोनों जो बकरी की नस्लें हैं इनको कहते हैं तोतामुखी। जो नस्ल की बकरी हैं वो कौन कौन सी बकरी है? तो हो जाएगा हमारा जमुनापरी और बीटल। इसके अलावा इस प्रकार भी क्वेश्चन बनता है कि जो जमुनापरी से मिलती जुलती जो नस्ल है वो कौन सी है? तो हो जाएगा हमारा बीटल, क्योंकि इसका नाक भी सेम है और दोनों की नाक सेम होने के कारण दोनों ही क्या है, तोतामुखी नस्ल। तो ये एक दूसरे से मिलती जुलती नस्ल है। उसके बाद देखिए गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा होल्स्टीन फ्रीजियन। सबसे अधिक दूध देती है ये, और ये चाहे देसी गाय हो चाहे विदेशी गाय हो सभी नस्लों में देती है सर्वाधिक। यदि हम हमारी देसी नस्लों की बात करेंगे जो सर्वाधिक दूध देती है तो वो हो जाएगी हमारी साहीवाल। तो देसी नस्लों में साहीवाल, और चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो सभी में जो देती है वो देती है होल्स्टीन फ्रीजियन। और इसकी जो दूध देने की क्षमता है वो होती है 5000 से लेकर 6500 किलोग्राम प्रति ब्यात। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज दौड़ने वाले बैल किस नस्ल के होते हैं? सबसे तेज दौड़ने वाले ये बैलों की एक विशेषता है, तो किस नस्ल के? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागौरी नस्ल के। इसी के साथ में देखिए एक क्वेश्चन आता है सवाई चाल से। इस सवाई चाल के लिए कौन से बैल फेमस होते हैं? तो इसका आंसर आएगा हमारा कांकरेज नस्ल के जो बैल होते हैं वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जबकि जो सबसे तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं वो होते हैं नागौरी नस्ल के बैल। देखिए जो नागौरी नस्ल है ये मुख्य रूप से भारवाही नस्ल है, यानी कि सिर्फ इसको कृषि कार्य के लिए यूज में लिया जाता है, जबकि जो कांकरेज है ये है हमारी द्विकाजी नस्ल, यानी कि इसको कृषि कार्य के लिए और इससे दूध प्राप्त करने के लिए दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सी गाय रेंडी के नाम से जानी जाती है? तो रेंडी इसका उपनाम है, तो ये हो जाएगा हमारा गिर गाय का। इसके अलावा ये राजस्थान में पाई जाती है, तो इसका नाम हो जाएगा दूसरा अजमेरी, और जो इसका मूल उत्पत्ति स्थान है वो है हमारा गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, तो काठियावाड़ी भी इसका उपनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ में ऊन उतारने की क्रिया कहलाती है? तो देखिए भेड़ में उनके शरीर से जो ऊन उतारते हैं उस क्रिया को कहा जाता है शीरिंग। याद रखना, शरीर से ऊन उतारना कहा जाता है शीरिंग को, जबकि भेड़ों में उनके जो शिशन के आसपास की जो ऊन उतारी जाती है उसको कहा जाता है, उस क्रिया को कहा जाता है
रिंगिंग। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं शब्द, शीयरिंग और रिंगिंग। चलिए आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों पर, और वो देखिए, भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ये यहाँ पर बात कर रहा है भैंस नस्ल की। तो देखिए किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो हो जाएगी हमारी भदावरी। और कितनी वसा होती है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 12 से लेकर 14% होती है। और सबसे अधिक इसके अंतर्गत फैट होती है, वसा होती है, जिसके कारण इस नस्ल की भैंस को क्या कहा जाता है, घी का कटोरा। ये इसका उपनाम भी मान सकते हैं कि घी का कटोरा किस भैंस को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा भदावरी। चलिए उसके बाद, पेल्ट उत्पादन के लिए भेड़ की सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। पेल्ट उत्पादन के लिए, तो देखिए पेल्ट का मतलब होता है कि जो भेड़ के बच्चे होते हैं या जिनको कहा जाता है मेमने, उनको मारकर जो ऊन प्राप्त की जाती है उसी ऊन को कहा जाता है पेल्ट ऊन। और पेल्ट ऊन जिस नस्ल से प्राप्त की जाती है, जिस भेड़ से, वो एक पर्टिकुलर नस्ल है, तो वो कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा कराकुल। यानी कि कराकुल जो भेड़ होती है, इसके मेमने को मारकर जो ऊन उत्पादित की जाती है उसे कहा जाता है पेल्ट ऊन। इसी के अलावा आपको एक शब्द और याद रखना है, उसका नाम है पुल्ड। तो पुल्ड ऊन किसे कहा जाता है, तो देखिए चाहे किसी भी नस्ल की भेड़ हो और जब वो मर जाती है किसी भी कारणवश, यानी कि मरी हुई भेड़ से जो प्राप्त ऊन होती है वो होती है हमारी पुल्ड ऊन। जबकि जो पेल्ट ऊन होती है वो होती है कराकुल जो नस्ल है भेड़ की, उसके मेमने को मारकर जो घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है वो पेल्ट ऊन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित भेड़ की नस्ल है। तो देखिए शेखावाटी क्षेत्र की कौन सी प्रचलित भेड़ है, तो हो जाएगी हमारी चोकला। शेखावाटी क्षेत्र का मतलब हो गया नीमका थाना, चिक्कर, झुंझुनू, चूरू, ये जिले। तो इन जिलों में जो भेड़ की नस्ल प्रचलित है वो है हमारी चोकला नस्ल की भेड़, जिसके कारण इस भेड़ का जो उपनाम है वो है हम इसका शेखावाटी भेड़। शेखावाटी भेड़ हो जाएगा एक तो इसका नाम, और इसी के अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा शेखावाटी भेड़, और जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा इसका छापर। ये दो नाम है इसके भेड़ के, चोकला भेड़ के। उसके बाद देखिए, ऊंट को सामान्यतः कितने स्थान की आवश्यकता होती है, तो देखिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है उसको रहने के लिए, तो होती है 70 से 100 वर्ग फीट। 70 से 100, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है जैसे कि 10 × 10, यानी कि 10 फीट उसकी लंबाई, 10 फीट उसकी चौड़ाई। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई 8 फीट लंबाई है, 10 फीट चौड़ाई है, या फिर 8 फीट उसकी चौड़ाई है, 10 फीट उसकी लंबाई है। यानी कि इनका जो वर्ग फीट आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 70 से 100 वर्ग फीट के बीच में आना चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट है एक ऊंट की। उसके बाद देखिए, राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज किस पशु को कहते हैं, तो देखिए जो चलता फिरता फ्रिज है वो कहा जाता है बकरी को। इसी के अलावा जो रनिंग डेयरी कहते हैं वो बकरी को कहते हैं, गरीब की गाय वो बकरी को कहा जाता है, डबल एटीएम वो बकरी को कहा जाता है। और इसी के साथ में जो बकरी है, ये जब इसका चारागाह क्षेत्र कम होता है, यानी कि बिल्कुल भी चरने के लिए जगह नहीं होती है, तो भी ये अपने जीवन निर्वाह के लिए जो वहाँ की वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करती है, तो जिसके कारण इसको वनस्पति का शत्रु भी कहते हैं। तो ये सभी के सभी नाम हैं बकरी के। उसके बाद देखिए, पेड़ के पत्तों की तरह लटके हुए कान गाय की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है, तो देखिए पेड़ के पत्तों की तरह लटके हुए कान होते हैं जो गिर नस्ल की गाय होती है उसके। हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो घुमावदार कान होते हैं वो किस नस्ल के होते हैं, घुमावदार, तो घुमावदार कान होते हैं गिर नस्ल के। चलिए अब चलते हैं और हमारे क्वेश्चनों पर। राजस्थान की मैरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं, राजस्थान की जो मैरिनो है वो भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं, तो हो जाएगा हमारा चोकला। देखिए चोकला हो और चाहिए मैरिनो हो, ये है स्पेन की भेड़, स्पेन की भेड़ है मेरिनो, यानी कि विदेशी नस्ल की भेड़ है। और चोकला हमारे राजस्थान की भेड़ है, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था शेखावाटी क्षेत्र की। तो इस मेरिनो के द्वारा भी सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है, और इसके द्वारा यानी कि चोकला के द्वारा भी सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ महीन ऊन प्राप्त की जाती है। तो जिसके कारण हमारे राजस्थान की, भारत की जो मेरिनो है वो कहा जाता है इस चोकला नस्ल की भेड़ को। उसके बाद देखिए, भैंस से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विश्व का पहला बच्चा कब प्राप्त हुआ, तो देखिए ये हुआ था 1943 में। देखिए सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान किया गया था वो किया गया था
कुतिया में, ये आपको याद होगा। उसके बाद में फिर उसके बाद में 1939 में जो गाय हैं उनको कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया, यानी कि गायों में कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया 1939 में। और उसके बाद में सन आई 1943, और इस सन में जो इलाहाबाद कृषि अनुसंधान संस्थान है हमारा, उसके अंतर्गत विश्व का जो भैंस से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा जो पहला बच्चा प्राप्त हुआ वो हुआ था 1943 में। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले कुतिया में, फिर गायों में करवाया गया था, लेकिन जो बच्चा पहला प्राप्त हुआ वो हुआ हमें भैंस से 1943 में, और इलाहाबाद कृषि अनुसंधान संस्थान है वहां पर ये हुआ था। चलिए उसके बाद केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर है केंद्रीय भैंस? वो है हमारा हिसार, और हिसार है हमारा हरियाणा में। हिसार हरियाणा में हमारा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। उसके बाद देखिए राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राठी। देखिए राजस्थान की दो नस्लें हैं जो कि मूल रूप से राजस्थान की है, जिनमें से एक तो दुधारू है और ये हमारी राठी है, ये दुधारू ही है, और ये है हमारे पश्चिमी राजस्थान की, और जिसके कारण इसे गरीब की गाय कहा जाता है और राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। देखिए गरीब की गाय वैसे बकरी को कहा जाता है, लेकिन गायों में यदि इसकी बात की जाए कि गाय की किस नस्ल को गरीब की गाय कहते हैं, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राठी। इसके अलावा जो दूसरी नस्ल मैंने बताई थी जो मूल रूप से राजस्थान की है वो है हमारी नागौरी, जिसकी हमने पहले बात की थी कि जो सबसे तेज चलने में किस पशु की मुख्य विशेषता है, जो कि नागौरी नस्ल के बैल थे, तो वो हमारी है भारवाही नस्ल। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाय की सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी पूछिए इसने, सबसे भारी, तो वो हो जाएगी हमारी होल्स्टीन फ्रीजियन। ये मैंने आपको पहले बताया था कि विदेशी नस्ल है, चाहे तो आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा हॉलैंड, या फिर आपको नाम मिलेगा इसका, यदि पूछा जाएगा कि किस देश की ये नस्ल है, तो उसमें आपको नाम मिलेगा नीदरलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड में से आपको एक नाम जरूर देखने को मिलेगा। विदेशी नस्ल है जो कि सबसे भारी है और यही सबसे अधिक दूध देती है, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। शहरी क्षेत्रों में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है। शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों का मतलब हो गया कि जिसको पालने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, और उस नस्ल का नाम है बर्बरी। बर्बरी नस्ल की जो बकरी है इसको पालने के लिए बहुत ही कम जगह की आवश्यकता होती है, यानी कि एक जो चाय की दुकान होती है, थड़ी होती है, उसकी जगह में ही इसको पाला जा सकता है, जिसके कारण इसको कहा जाता है स्टॉल फीडिंग। इसका जो उपनाम भी हम कह सकते हैं स्टॉल फीडिंग, ये इसे कहा जाता है। और इसी के अलावा जो इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इसका डेयरी बकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये 12 से 15 महीने में 2 बार तो ब्याती है और दोनों के दोनों बार ही ये 2 बच्चे लाती है। तो इसकी जो कुल मिलाकर है जो मांस उत्पादन करने की क्षमता है वो भी अधिक है, दुग्ध उत्पादन करने की क्षमता भी इसकी उचित है, तो जिसके कारण इसको डेयरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है, स्टॉल फीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भेड़ की त्रिकाजी नस्ल है। त्रिकाजी का मतलब कि भेड़ की वो नस्ल जिसके द्वारा दूध के अलावा मांस हो गया और मांस के अलावा हो गया ऊन, ये तीनों के तीनों ही उत्पाद उससे प्राप्त किए जाते हों, तो वो नस्ल हो जाएगी हमारी सोनाड़ी। और ये सोनाड़ी जो नस्ल है वो है उदयपुर संभाग की प्रचलित नस्ल। तो देखिए वैसे उदयपुर जो संभाग के जो भी जिले हैं जैसे चित्तौड़गढ़, राजसमंद, तो वो जिले आते हैं मेवाड़ क्षेत्र में, लेकिन मेवाड़ी नस्ल की कोई भी भेड़ नहीं है, ये आपको याद रखना है। मेवाड़ी नस्ल की कोई भेड़ नहीं है, जबकि सोनाड़ी नस्ल की भेड़ है। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, मेवाड़ी नस्ल की भेड़ नहीं है जबकि सोनाड़ी नस्ल की भेड़ है उदयपुर संभाग में प्रचलित, या हम दक्षिण राजस्थान की प्रचलित भेड़ भी कह सकते हैं सोनाड़ी भेड़ को। मेवाड़ी नस्ल की कोई भेड़ ही नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बकरी जिसे जर्सी गाय की संज्ञा दी गई है, किस बकरी को जर्सी गाय कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है एंग्लो न्यूबियन को, और ये एक बकरी की विदेशी नस्ल है। जर्सी गाय की संज्ञा दी गई है इस एंग्लो न्यूबियन बकरी को। नेक्स्ट, भेड़ की किस विदेशी नस्ल में घुमावदार सींग पाए जाते हैं? घुमावदार सींग पाए जाते हैं, और ये पूछा है विदेशी नस्ल में। ये शब्दों को आप याद रखा करो, किस नस्ल में इनको पूछा गया है। तो देखिए एक विदेशी नस्ल है जिसके नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं, और वो है हमारी मेरिनो। मादा में नहीं पाए जाते हैं सींग,
जबकि नर में पाए जाते हैं। इसका पूरा शरीर ऊन से ढका हुआ होता है और इसके जो सिर पर जो ये सींग होते हैं ये कुछ इस प्रकार से घूमे हुए होते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की किस नस्ल को 1980 में ब्राजील देश में भेजा गया था? तो ये भेजा गया था गिर गाय को, और गिर गाय को ब्राजील में भेजा गया और ब्राजील में इस जो गाय को जो नाम दिया गया वो दिया गया था बाहेमान, यानी कि बाहेमान नाम से इस गाय को वहां पर पुकारा जाता था। उपनाम हो गया ये बाहेमान इसका, गिर गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरियों द्वारा चारा चरने की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए चारा चरने की क्रिया कहलाती है ग्रेजिंग, जबकि जो वनस्पतियों के या हम कहें कि पेड़ पौधों के जो पत्ते खाने की जो क्रिया है उसे कहा जाता है ब्रूसिंग। ये दोनों ही शब्द आपको याद रखने हैं, ब्रूसिंग और ग्रेजिंग। बकरियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेजिंग कहाँ पर काम आता है और ब्रूसिंग कहाँ पर काम आता है। उसके बाद देखिए मिनी एलिफेंट कहा जाता है, मिनी एलिफेंट का मतलब छोटा हाथी, और देखिए ये कहा जाता है जाफराबादी को। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा जाफराबादी है क्या, तो जाफराबादी एक भैंस की नस्ल है जो कि सबसे अधिक भारी होती है, जिसके कारण इसे मिनी एलिफेंट कहा जाता है। सबसे अधिक भारी होती है, इसका सिर माथा ये दोनों ऊपर उठे हुए होते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है? सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, यानी कि सबसे अधिक जो मीठा दूध होता है वो किसका होता है? तो होता है हमारा साहिवाल का। चाहे देसी नस्लें हो चाहे विदेशी हो, सबसे अधिक मीठा दूध साहिवाल नस्ल का। सबसे अधिक फैट होती है वो भी होती है हमारी साहिवाल में, चाहे देसी नस्लें हो चाहे विदेशी नस्लें हो। इसके अलावा जो सबसे अधिक दूध प्राप्त किया जाता है देसी नस्लों में वो साहिवाल में, और जबकि विदेशी नस्लों में हो गया या ऑल ओवर यानी कि देसी विदेशी में हो गया होल्स्टीन फ्रीजियन। केवल दूध में होल्स्टीन फ्रीजियन आगे है साहिवाल से। इसके अलावा सर्वाधिक लैक्टोज भी साहिवाल में, और सबसे अधिक वसा जो फैट है वो भी साहिवाल में, और देसी नस्लों में जो दूध है सर्वाधिक वो भी साहिवाल में। लेकिन ऑल ओवर जो दुग्ध उत्पादन की जो मात्रा है जिसमें विदेशी नस्लों को भी इंक्लूड किया गया है उसमें हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन। चलिए उसके बाद देखते हैं विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोस टार्टस। जबकि जो इंडियन गाय है यानी कि जो हमारी देसी गाय है, भारतीय गाय है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा बोस इंडिकस। ये आपको याद रखना है, बोस इंडिकस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। भैंस की किस नस्ल के पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टोडा। और देखिए जो टोडा नस्ल है इसका दूध सबसे अधिक मीठा होता है, यानी कि इसके अंतर्गत सबसे अधिक लैक्टोज की मात्रा होती है, और यदि हम उसकी परसेंटेज में बात करें तो लगभग होती है 5.11%। टोडा जो नस्ल भैंस है इसका दूध सबसे अधिक मीठा होता है और इसके पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है, जो NBAGR संस्थान है हमारा, वो कहाँ पर है? तो है हमारा करनाल हरियाणा में, जो कि जितने भी हमारे विदेशी या देशी पशु हैं उनको मान्यता प्रदान करता है ये संस्थान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवंश की औसत आयु होती है, यानी कि गायों की कितनी औसत आयु होती है? तो होती है उनकी 23 से 24 वर्ष। जबकि हम बात करें चाहे भैंस हो या गाय हो, इन दोनों की होती है 23 से 24 वर्ष। जबकि जो भेड़ और जो बकरी होती है इनकी जो औसत आयु होती है वो होती है 7 से लेकर 9 वर्ष। उसके बाद देखिए भारत में क्रॉस ब्रीडिंग में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली नस्ल है। सबसे अधिक क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यानी कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जर्सी। देखिए यहाँ पर एक शब्द नहीं लिखा हुआ है कि गाय के लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि गाय के लिए कौन सी नस्ल है, तो हो जाएगा जर्सी। क्योंकि जो जर्सी गाय की जो नस्ल है इसकी जो बच्चियां होती है वो 2 वर्ष में प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है, तो जिसके कारण इसे क्रॉस ब्रीडिंग में सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय व भैंस में प्रसव क्रिया कहलाती है। तो प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए जो गाय और भैंस हैं इनके जो नवजात बच्चा होता है उसे कहा जाता है कोल्फ, और इसको शरीर से बाहर निकालना यानी कि प्रसव क्रिया वो कहलाती है कोल्विंग। जबकि जो बकरी होती है, बकरी के जो नवजात बच्चा होता है उसको कहा जाता है किड, और उसी को शरीर से बाहर निकालना यानी कि प्रसव क्रिया कहलाती है
फीडिंग। इसी के साथ जो भेड़ होती है उसके बच्चे को कहा जाता है लैम्ब, और इसी लैम्ब को बाहर निकालना शरीर से यानी कि प्रसव क्रिया यानी कि बच्चे देने की क्रिया वो हो जाएगी लैम्बिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया, गाय भैंस में इस प्रसव क्रिया को कोल्विंग, बकरी में किडिंग और भेड़ में लैम्बिंग कहा जाता है। उसके अलावा विश्व की सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल है तो कौन सी हो जाएगी, नाचना, और ये नाचना है हमारा जैसलमेर में। इसके बाद देखिए सुजाता नस्ल किसका संकरण है। देखिए सुजाता एक संकरित नस्ल है गाय की, तो देखिए किन नस्लों के संकरण से इसको विकसित किया गया है, तो किया गया है जर्सी और साहिवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो देखिए ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, तो देखिए वैज्ञानिकों ने जो भैंस है इसे संज्ञा दी है ब्लैक डायमंड की यानी कि काला हीरा, तो ये कहा जाता है भैंस को। उसके बाद देखिए बकरी की वह नस्ल जिसके नर व मादा दोनों में डाढ़ी पाई जाती है, तो किस में डाढ़ी पाई जाती है, नर और मादा में, तो वो नस्ल है हमारी बकरी की सानेन। इसके अलावा वो नस्ल जिसके केवल नर में डाढ़ी पाई जाती है और वो हो जाएगी हमारी बीटल, यानी कि जो बीटल नस्ल है हमारी बकरी की उसके केवल नर में डाढ़ी पाई जाती है, जबकि जो सानेन है जिसे दूध की रानी कहा जाता है इसके नर व मादा दोनों में डाढ़ी पाई जाती है। इसके अलावा गाय की वह नस्ल जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, यहाँ पर रोग नहीं लिखा लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि जो प्रतिरोधक क्षमता है वो किसमें अधिक होती है, तो होती है थार पारकर नस्ल में, जो कि एक द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी कि इसको दूध देने के लिए और कृषि कार्य करवाने के लिए पाला जाता है, जो कि सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है क्योंकि इसके द्वारा उचित मात्रा में तो दूध प्राप्त किया जाता है और उस दूध के अंतर्गत उचित मात्रा में ही फैट होती है। इसके अलावा इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सबसे अधिक होती है। इसके अलावा इसका एक फैक्ट और याद रखना, ये पूर्ण रूप से एक रेगिस्तानी नस्ल है, यानी कि इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो है पाकिस्तान का जो थार पारकर जिला वो, और यानी कि थार के मरुस्थल को पार करके राजस्थान में आती है, यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इन जिलों में। तो ये मेन बात ये है कि ये सिर्फ रेगिस्तान इलाकों में ही रहती है, मूल उत्पत्ति स्थान भी और जो इसका वितरण क्षेत्र है वो भी इसके रेगिस्तानी जिले हैं। तो पूर्णतः जो रेगिस्तानी नस्ल है गाय की वो है थार पारकर। इसके अलावा सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल भी थार पारकर ही है। उसके अलावा चलते हैं, भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है तो कौन सी है सबसे ऊंची नस्ल, तो वो है हमारी नेल्लोरी, जिसके कारण इस नेल्लोरी को कहा जाता है भारत का सरताज। ये भी आपको याद रखना है, भारत का सरताज किस भेड़ को कहा जाता है, तो कहा जाता है नेल्लोरी को, और ये सबसे ऊंची नस्ल है। इसके अलावा विश्व की सबसे छोटी यानी कि बोनी गाय की नस्ल है। देखिए मैंने आपको सबसे भारी बताया था होल्स्टीन फ्रीजियन, और अब बात कर रहे हैं हम सबसे छोटी बोनी गाय की, तो वो है हमारी पच्चौर। इसके अलावा भैंस की सबसे छोटी बोनी नस्ल मैंने आपको सबसे भारी बताई थी वो जाफराबादी, और जो सबसे छोटी हो जाएगी वो होगी हमारी जैरागी। देखिए इनको इस प्रकार याद रखना, जैसे जैरागी जैसे जाफराबादी। जैरागी है सबसे छोटी बोनी नस्ल और जो जैसे जाफराबादी वो है सबसे भारी नस्ल, मिनी एलिफेंट। इसके अलावा देखिए जो भैंसों की सबसे हल्की नस्ल है, जो भैंस की सबसे हल्की जो नस्ल है वो आती है हमारी नागपुरी। ये भी आपको याद रखना है, नागपुरी नस्ल। देखिए हल्की का मतलब उसका वेट कम है और छोटी का मतलब उसकी हाइट बिल्कुल कम है, वेट उसके अंतर्गत इस नागपुरी से अधिक हो सकता है। तो जो सबसे हल्की है भैंसों में वो है नागपुरी, जबकि सबसे छोटी बोनी है हमारी जैरागी। उसके बाद देखिए हिरणी जैसे कान वाली बकरी की नस्ल है, यानी कि हिरण के जैसी कौन सी बकरी दिखाई देती है, तो हो जाएगी हमारी बर्बरी। यानी कि यदि हम इसे पूरी न देखें, सिर्फ इसका चेहरा देखें तो दूर से हमें ऐसे ही लगेगी जैसे कि कोई हिरण हमारे सामने हो। तो देखिए हिरणी जैसे कान वाली बकरी की नस्ल हो जाएगा बर्बरी। तो गाइज यहाँ पर पशुओं की जो प्रमुख देशी नस्लें हैं, इससे जो भी हमारे वन लाइनर क्वेश्चन थे उसका ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। लगभग इसमें 40 के आसपास क्वेश्चंस हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।